Hello everyone. In today's video, we will learn and understand your new poem, Lesson 1, Don't Quit. ये आपकी क्लास 8 का स्पेशल इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का पोएम है, लेसन 1, डोंट क्विट. क्विट का मतलब होता है कुछ भी काम बीच में से ही छोड़ देना. ठीक है, कुछ भी काम जो आप कर रहे हैं उसको बीच में से ही छोड़ देना. तो डोंट क्विट का मतलब क्या है कि रुको मत. ठीक है, जो भी काम आपने स्टार्ट किया है उसको बीच में से ही मत रोको. ठीक है, हम सभी को सक्सेसफुल होना है, हम सभी कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं ताकि हम एक लेवल पर पहुंच सके. ठीक है, तो उसके लिए सक्सेसफुल होने के लिए हम जब काम करते हैं, हम कुछ भी करते हैं तो हमें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है. ठीक है, प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ फेस करने पड़ते हैं. तो इस पोएम का मतलब क्या है, पोएम में क्या सिखाएगी कि क्विट मत करो. ठीक है, कभी भी आप जब भी सक्सेसफुल होना चाह रहे हैं, आप सफलता पाना चाह रहे हैं, उस राह पर चल रहे हैं, तो जब प्रॉब्लम्स आएंगी, जब इश्यूज़ आपको फेस करने पड़ेंगे, तब क्विट मत करो. ठीक है, बीच में से ही मत रुक जाना. अगर आप ऐसा करते हैं, रुक जाते हैं, तो फिर हो सकता है आपको रिज़ल्ट नहीं मिले. हमें स्ट्रगल करते रहना चाहिए, स्ट्रगल फॉर इट. कोई भी प्रॉब्लम आए तो रुकना नहीं चाहिए. अनटिल एंड अनलेस यू गेट द रिज़ल्ट, जब तक कि आपको रिज़ल्ट नहीं मिल जाता, रुकना नहीं चाहिए. तो डोंट क्विट एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है, क्वेंटन होवल ने लिखी है. क्वेंटन होवल जो है वो लाइफ में जो हम स्ट्रगल करते हैं उसी के बारे में लिखते हैं. अभी तक भी वो उसी के बारे में ही लिख रहे हैं, राइट नाउ ऑल्सो वर्किंग. इसके साथ में बेसिकली जो भी लाइफ प्रॉब्लम्स हम फेस करते हैं वो इसी के बारे में लिखते हैं. तो ये बहुत ही अच्छी पोएम इन्होंने लिखी है. पोएम पढ़ने से पहले आपको 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे हैं. सबसे पहला है, डू यू रिमेंबर द स्टोरी ऑफ किंग ब्रूस एंड द स्पाइडर. क्या आपको किंग ब्रूस और स्पाइडर की स्टोरी पता है? तो जो स्टोरी है अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो एक बार मैं बता देती हूँ. किंग ब्रूस जो है वो स्कॉटिश किंग थे, स्कॉटलैंड के किंग थे. जैसे हमारी कंट्री पर इंग्लिश लोगों ने, ब्रिटेन के लोगों ने हमला किया था, वैसे यहाँ पर भी इंग्लिश लोगों ने हमला किया था. स्कॉटलैंड को भी इन लोगों ने कब्ज़ा किया था स्कॉटलैंड पर. तो किंग ब्रूस जो है अपनी कंट्री को आज़ाद कराने के लिए लड़ते हैं, स्कॉटलैंड को आज़ाद कराने के लिए लड़ते हैं. इन्हें स्कॉटलैंड की इंडिपेंडेंस में इन्होंने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था. स्कॉटलैंड में इन्हें एक लेजेंड की तरह माना जाता है, नेशनल हीरो की तरह इन्हें सम्मान देते हैं. तो स्टोरी ऐसी है कि जब स्कॉटलैंड पर इंग्लिश के लोगों ने हमला किया था तो स्कॉटलैंड की जो आर्मी थी, किंग ब्रूस की जो आर्मी थी, वो बहुत बुरी तरीके से हार रही थी. ठीक है, तो किंग की जो स्पिरिट है वो भी टूटते जा रही थी. ठीक है, तो किंग को क्या करना पड़ा था, ज़बरदस्ती हाइडिंग के लिए जाना पड़ गया था. ठीक है, उन्हें छुपे छुपे फिरना पड़ रहा था क्योंकि उनकी आर्मी जो है वो हारती जा रही थी. तो वो क्या करते हैं, एक केव में रेफ्यूजी लेते हैं. एक केव में, एक गुफा में वो थोड़े दिनों के लिए शरण लेते हैं. जब वो एक दिन केव में बैठे थे तब वो एक स्पाइडर को देखते हैं. ठीक है, कि केव में एक साइड में एक स्पाइडर है, वो क्या कर रही है, स्पाइडर मतलब मकड़ी. ठीक है, तो मकड़ी वो क्या कर रही थी, वो जाल बना रही थी. ठीक है, स्पाइडर जो है वो जाल बनाने की कोशिश कर रही थी, अपनी वेब बनाने की कोशिश कर रही थी. तो किंग ब्रूस नोटिस कर रहे थे कि जब वो वेब बना रही थी तो वो बहुत बार हारती है. ठीक है, बार बार ऐसे नीचे गिरती जाती है, बार बार नीचे आती जाती है, लेकिन वो फिर भी कोशिश करती रहती है. ठीक है, जब भी वो नीचे गिरी थी, नीचे क्लाइंब कर रही थी, फेल हो रही थी, वो वापस से ऊपर जाकर अपना जाला गूंथने की कोशिश कर रही थी. तो जब बार बार वो गिर जा रही थी, बार बार वो कोशिश कर रही थी, तो फाइनली उसकी ग्रिप बनी और वो फाइनली अपना जाला कंप्लीट कर लेती है. इतनी बार कोशिश करती है और फाइनली अपना जाला बना लेती है. तो किंग ब्रूस उसको नोटिस करते हैं. जब वो नोटिस कर रहे थे उसको, तब वो स्पाइडर में अपने आप को देख रहे थे. ठीक है, क्योंकि वो भी इतना स्ट्रगल कर रहे थे, वो भी इतनी कोशिश कर रहे थे, वो हार रहे थे, है ना. तो वो स्पाइडर के अंदर अपने आप को देखते हैं, अपने आप की स्ट्रगल उस स्पाइडर के अंदर देखते हैं. और जब वो स्पाइडर को देख लेते हैं कि वो स्पाइडर फाइनली एट द एंड अपना जो वेब है, जाला बना लेती है इतनी कोशिश करने के बाद, तो उनको भी क्या हो जाता है कि इंस्पिरेशन आ जाती है. ठीक है, वो भी हार रहे थे तो उनको ऐसा लगता है अगर वो भी कोशिश करेंगे, वो भी
कोशिश करेंगे, अगर गिव अप नहीं करेंगे तो शायद उन्हें भी सक्सेस मिल जाए, है ना। तो जो किंग ब्रूस है वो उससे इंस्पिरेशन लेते हैं और वो डिसाइड करते हैं वापस लौटने का, वापस से उनकी आर्मी से लड़ने का, इंग्लिश की आर्मी से लड़ने का वापस से फ़ैसला लेते हैं। बहुत कम पॉसिबिलिटीज़ थी उनके जीतने की, लेकिन फिर वो पूरी इंस्पिरेशन से भर जाते हैं और वो वापस से लड़ाई में लौटने का फ़ैसला लेते हैं और एट द एंड क्या होता है, वो जीत भी जाते हैं। द किंग ऑफ इंग्लैंड, वो इंग्लैंड के किंग को हरा देते हैं, इंग्लिश को हरा देते हैं, इंग्लैंड के किंग को हरा देते हैं और स्कॉटलैंड को आज़ाद करा देते हैं। अब उनका जो देश था स्कॉटलैंड, उसको आज़ाद करा लेते हैं। तो जब किंग ब्रूस ने स्पाइडर से क्या लेसन सीखा कि उन्होंने ये देखा, स्पाइडर ने उनको क्या करा, उनको पूरी नई होप दे दी, ठीक है, एक नई प्रेरणा दे दी, उन्हें हिम्मत दे दी कि शायद अगर वो भी ट्राई करेंगे तो वो भी, उनको भी सक्सेस मिल जाए। तो वो क्या करते हैं, वो क्या डिसाइड करते हैं, वो उसी वक्त वो केव को छोड़ देते हैं और वो अपनी फोर्सेस को इकट्ठा करते हैं और ब्रेवली लड़ते हैं और अपनी कंट्री को आज़ाद करा लेते हैं, स्कॉटलैंड को एट द एंड आज़ाद करा लेते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, व्हाट लेसन डू यू गेट फ्रॉम दैट स्टोरी, कि जो स्टोरी मैंने आपको सुनाई उससे आपको क्या लेसन सीखने को मिला। तो क्या लेसन सीखने को मिला कि प्रिजर्वेंस पेव्स वे टू सक्सेस, कि अगर आप कुछ भी पाना चाहते हैं, अगर कुछ भी आप सक्सेस, आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ट्राई करते रहना होगा, ठीक है। भले ही आप कितनी भी बार फेल हो रहे हो, कुछ भी हो रहा है, आपको ट्राई करना नहीं रोकना चाहिए, ठीक है। हमें क्विट नहीं करना चाहिए, बीच में से ही नहीं रुक जाना चाहिए, हमें ट्राई करते रहना चाहिए। हो सकता है हमारा बेस्ट जो नेक्स्ट शॉट हम लें वो बेस्ट शॉट हो और हमें सक्सेस मिल जाए। तो हमें ट्राई करते रहना चाहिए। ये स्टोरी से हमें ये मॉरल लेसन मिलता है। पोएम को रीड करने से पहले हम एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन से फिगर ऑफ स्पीच पोएम्स में यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है। फिगर ऑफ स्पीच वही होता है कि हम पोएम्स में क्या होता है कि किसी भी चीज़ को नाटकीय ढंग से बताया जाता है, ठीक है। जैसे पोएम्स को बहुत ही नाटक के वे में बताया जाता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बोली जाती जैसे कोई जो पॉसिबल नहीं हो, जैसे पेड़ नाच रहे हैं, ठीक है, तो पेड़ तो नाचते नहीं हैं, लेकिन पोएम में जब वो लिखा होता है तो अच्छा दिखता है ना। तो फिगर ऑफ स्पीच यही होता है, किसी भी चीज़ को नाट्य ढंग से बताना, जिसको हिंदी में अलंकार बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। तो होता क्या है, ये मेटाफर क्या होता है, सबसे पहले मेटाफर देखते हैं। तो मेटाफर क्या होता है कि जब हम किसी एक चीज़ के बारे में बताना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हम उस चीज़ के बारे में ना बताते हैं, किसी और चीज़ के बारे में बताकर उस चीज़ के बारे में बताते हैं, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारी जो बॉलीवुड मूवीज़ होती हैं, ठीक है, जो हमने बचपन से लेके अभी तक जितने भी सॉन्ग्स सुने हैं, वो सारे गाने जो होते हैं सब मेटाफर से भरे हुए हैं, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा ये चांद सा रोशन चेहरा, है ना। तो ये गाना सभी ने सुना है, ये चांद सा रोशन चेहरा। तो यहाँ पर जो हीरो है, वो हीरोइन जो है हमारी मूवी की, वो उनकी चेहरे की तारीफ़ करना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो चेहरे की तारीफ़ ना करके वो काय से कंपेयर कर रहे हैं, उनको चांद से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, कि चांद को बोल के देखो चांद का जैसा चेहरा है, ठीक है। तो वो उनके फेस की तारीफ़ ना करके किसी और चीज़ के बारे में बात करके उनकी बात कर रहे हैं। समझ में आया। तो मेटाफर यही होता है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में डायरेक्टली उस चीज़ के बारे में ना बोलकर दूसरी किसी चीज़ के थ्रू दूसरी को बताते हुए उस चीज़ के बारे में बताएं, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल देख लें, जैसे हमें किसी की आवाज़ की तारीफ़ करना है, ठीक है, तो हम ऐसे बोले तुम्हारी आवाज़ कोयल की तरह है, ठीक है, कोयल की तरह है मतलब बहुत मीठी है ना। तो हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि हमने कोयल से कंपेयर करा, तो हम उस पर्सन की आवाज़ के बारे में नहीं बोल रहे हैं, हम कोयल की बारे में बोलकर उनकी आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं। समझ में आया। तो मेटाफर यही होता है कि किसी भी चीज़ के बारे में डायरेक्टली ना बोलकर किसी और चीज़ के थ्रू उसके बारे में बताना। आई होप मेटाफर आपको समझ में आ गया हो। सेकेंड फिगर ऑफ स्पीच जो यूज़ हुई है यहाँ पर, वो है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन वो होता है व्हेन वी गिव ह्यूमन एट्रीब्यूट टू नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब जब हम किसी ह्यूमन एट्रीब्यूट किसी नॉन लिविंग थिंग को देते हैं तब। जैसे हम बोलते हैं कभी कभी कि क्लाउड्स आर क्राइंग, मतलब कि जो बादल हैं वो रो रहे हैं,
ठीक है, बारिश हो रही है तो हम ऐसा बोल रहे हैं बादल हैं जो रो रहे हैं, तो बादल रोते हैं क्या? नहीं। ह्यूमंस रोते हैं, ठीक है, लिविंग थिंग्स रोती है, नॉन लिविंग थिंग तो नहीं रो सकती, लेकिन पोएम्स में हम इनके बारे में से बोल देते हैं कि क्लाउड्स आर क्राइंग। तो वही चीज़ जो नॉन लिविंग थिंग जो नहीं कर सकती, जो वस्तु सांस नहीं ले सकती, जो वस्तु है वो चीज़ वो नहीं कर सकती, लेकिन हम उसको बोलते हैं वो कर रही है, ठीक है। ह्यूमन वाली चीज़ वो नहीं कर सकती, लेकिन हम बोल रहे हैं वो कर रही है, उसी को ही हम बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम ऐसा बोलें कि माई अलार्म क्लॉक येल्स एट मी टू गेट आउट ऑफ द बेड एवरी मॉर्निंग, कि हर सुबह मेरी अलार्म क्लॉक मुझ पर चिल्लाती है उठने के लिए, ठीक है। तो अलार्म क्लॉक क्या चिल्ला सकती है? नहीं चिल्ला सकती। इंसान चिल्लाते हैं, एनिमल्स चिल्लाते हैं, लेकिन अलार्म क्लॉक तो नहीं चिल्ला सकती, वो तो नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन हम उसके लिए ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। कभी कभी हम उसके लिए ऐसा यूज़ कर सकते हैं, तो यही चीज़ है पर्सोनिफिकेशन, ठीक है। कोई नॉन लिविंग थिंग ऐसा नहीं कर सकती है, तो ह्यूमन करते हैं, लेकिन हम उनके लिए ऐसा बोल देते हैं, तो वही चीज़ है पर्सोनिफिकेशन। तो ये दो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, और भी फिगर ऑफ स्पीच होती है, लेकिन इस पोएम में दो ही फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है, मेटाफर एंड पर्सोनिफिकेशन। जहाँ पर भी यूज़ हुई है मैं आपको बता दूँगी, आप आपके बुक में मार्क कर सकते हैं। अब हम पोएम को रीड करते हैं। तो यहाँ पर जब भी कॉमा आ रहा है, ठीक है, कॉमा का मतलब होता है कि हमें पॉज करना है, ठीक है। कभी भी कुछ भी पोएम पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो अगर कॉमा आ रहा है, कॉमा का मतलब है कि हमें थोड़ी देर के लिए पॉज लेना है, आप सांस ले सकते हैं एक, ठीक है, उसके बाद फिर वापस रीड कर सकते हैं। तो कॉमा मतलब पॉज करना है, ये हमेशा याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम पोएम पूरी रीड कर लेते हैं, उसके बाद समझते हैं। तो पोएम कुछ इस प्रकार है। When things go wrong, as they sometime will, when the road you trudging seems all uphill, when the funds are low and the debts are high, and you want to smile but you have to sigh, when care is pressing you down a bit, rest you must but don't you quit. Life is square with its twists and turns, as every one of us sometime learns, and many a failure turns about when he might have won had to stuck it out. Don't give up, though the pace seems slow, you may succeed with another blow. Success is failure turned inside out, the silver tint of the clouds of doubt, and you never can tell how close you are. It may be near when it seems so far, so stick to the fight when you hardest hit. It is when things seem worse then you must not quit. बहुत ही अच्छी पोएम है। अब हम इसको समझते हैं। सबसे पहली लाइन है when things go wrong as they sometimes will। ये बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। हम इसे नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, क्या चीज़ होता है, क्या लिटरल मीनिंग होता है, क्या एग्जैक्ट मीनिंग है इस पोएम का, वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको समझ में आया हो, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।